हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 स्टीरियो केमिस्ट्री। छोटा चैप्टर है, जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और एकदम सिंपल सा चैप्टर है। इसमें कुछ टॉपिक कट भी हुए हैं, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। पहले तो इस चैप्टर के सबसे एंड में कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म थी, जहां वो हेडिंग है उससे लेकर पूरा चैप्टर जहां तक खत्म होता है वो पूरा कट हो गया। छोटा सा टॉपिक था पीछे की तरफ, वो कट हो चुका है। बाकी इस चैप्टर में कोई चेंजेस है नहीं। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ये जो चैप्टर है वो टॉपिक कहां से आया। तो वो टॉपिक आया आइसोमेरिज्म से। अब आइसोमेरिज्म क्या होती है कि बहुत सारे मॉलिक्यूल, दो या दो से ज्यादा ऐसे मॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या हो, सेम हो, लेकिन उसमें जो एटम है उनका अरेंजमेंट वो क्या होता है, अलग अलग। अब अरेंजमेंट से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि उनके बॉन्ड जुड़ने का जो पैटर्न है वो अलग अलग हो, बोले तो स्ट्रक्चर अलग अलग हो, या फिर उनका थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट, बोले तो स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है वो अलग अलग हो। तो क्या होगा, आइसोमर आर कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन वे दैट एटम आर अरेंज। कौन से एटम, जो मॉलिक्यूल के खुद के एटम है वो अलग अलग तरीके से अरेंज होते हैं और इसकी वजह से उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या आती है, अलग अलग आती है। ठीक है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को आइसोमर कहेंगे और इस टेंडेंसी को आइसोमेरिज्म कहेंगे। आइसोमर जो है सबसे पहली बार डिस्कवर किए थे लेबिक और वॉलर ने। उन्होंने दो कंपाउंड देखे जिनमें एक जैसे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला थे, मतलब एक जैसे एटम थे। जैसे ये दोनों जो उन्होंने देखे थे, एक का नाम था सिल्वर फल्मिनेट और एक का था सिल्वर साइनेट। अगर इस दोनों को कंपेयर करूं तो इसमें एजी है, इसमें भी एजी है, इसमें एक नाइट्रोजन है, इसमें भी एक नाइट्रोजन है, इसमें एक कार्बन है, इसमें भी एक कार्बन है, इसमें एक ऑक्सीजन है, इसमें भी एक ऑक्सीजन है। इसी वजह से ये दोनों किस कैंडिडेट के हो गए, आइसोमर हो गए, क्योंकि बेसिकली दोनों है तो अलग अलग। ज्यादा इन्होंने कुछ बताया नहीं, इन्होंने ये ऑब्जर्व किए थे। उसके बाद में ब्रजीलियस और वॉलर ने भी दो कंपाउंड ऑब्जर्व किए, एक यूरिया जिसका फॉर्मूला था NH2CO NH2 और एक था अमोनियम साइनेट NH4CNO। ठीक है, और इन दोनों का फॉर्मूला क्या था, सेम। मतलब अगर अपन सिर्फ नंबर ऑफ एटम काउंट करें तो दोनों में देखो एक एक कार्बन है, हाइड्रोजन देखे 2 और 2 4 और इसमें तो 4 है ही है, नाइट्रोजन देखे 1 और 1 2, 1 और 1 2 और एक ऑक्सीजन। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर इसका अलग है। इसमें देखो बीच में C डबल बॉन्ड हो गया, एक तरफ NH2 एक तरफ NH2 और इसमें NH4CNO है। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि ये दोनों जो मॉलिक्यूल थे इनका फॉर्मूला सेम था फिर भी प्रॉपर्टी अलग अलग थी। तो बाद में गेल उसे करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने सजेस्ट किया कि इनका प्रॉपर्टी अलग इसलिए है क्योंकि इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, अलग होगा। और यहां से अपना कंसेप्ट डेवलप होता है कौन सा, आइसोमेरिज्म का। ठीक है, और बर्जीलियस जो थे उन्होंने ही आइसोमर या आइसोमेरिज्म टर्म दी थी। एक और चीज, आइसोमेरिज्म जो होती है वो बेसिकली दो तरह की होती है, एक होती है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और एक होती है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम होता है लेकिन जो स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, बस अगर मैं उन बॉन्ड को, जो बॉन्ड बनने में उनमें जो एटम है उनका थ्री डायमेंशनल या स्पेशियल अरेंजमेंट देखूं तो फिर अलग अलग दिखेगा। ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इस चैप्टर में जो अपन को करना है बेसिकली वो कौन सा करना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म ही करनी है। एक बार और देखते हैं अपन किसके ऊपर फोकस करते हैं। स्ट्रक्चरल जो इस चैप्टर में करना नहीं है, सिर्फ नाम नाम दे रखे हैं। तो देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म दो ये कुछ टाइप की हो सकती है, एक एक करके अपन ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। चेन आइसोमेरिज्म क्या होगी, चेन आइसोमेरिज्म का मतलब होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम लेकिन चेन अलग अलग है। जैसे मान लो कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, इस पे आप हाइड्रोजन अपना आप ही लगा लेंगे, आपको पता ही है। तो 4 कार्बन की ये सीधी चेन भी बन सकती है और 4 कार्बन का ये ऐसे कंपाउंड भी बन सकता है। अब इन दोनों में नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ हाइड्रोजन सब कुछ सेम हो गए, इवन फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, ये भी सिंगल बॉन्ड वाले ये भी सिंगल बॉन्ड वाले, लेकिन चेन अलग है। इसको क्या कहेंगे, चेन आइसोमेरिज्म। अगर पोजीशन अलग हो, सपोज करो 4 कार्बन का एक कंपाउंड था, मान लो ये अल्कोहल था, तो एक में अपन OH यहां पे लगाते हैं फर्स्ट कार्बन पे और एक में OH लगा देते हैं इस पे, तो ये जो होगा इसे क्या कहेंगे, पोजीशन आइसोमेरिज्म। एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। जैसे अल्कोहल जो होता है, जैसे C2H5OH ये क्या है, अल्कोहल, और CH3OCH3 ये क्या है, ईथर।
अगर इन दोनों के नंबर ऑफ कार्बन काउंट करूं तो इसमें 2 है, इसमें 1 और 1 2 है। एक ऑक्सीजन है, इसमें 5 और 1 6 हाइड्रोजन है, इसमें 3 और 3 6 हाइड्रोजन है। मतलब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन क्या अलग है, फंक्शनल ग्रुप अलग है। उसमें अल्कोहल है और इसमें कौन सा है, ईथर। इसको कहते हैं फंक्शनल आइसोमेरिज्म। एक होता है टोटो आइसोमेरिज्म, जिसे मैंने अभी पिछले चैप्टर में आपको समझाया था, जिसको क्या कहते हैं, कीटो इनोल आइसोमेरिज्म। एक होती है मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म ऐसे कंपाउंड शो करते हैं जिनमें फंक्शनल ग्रुप बीच में हो, जैसे कि ईथर। ईथर में देखो ऐसे लगा सकता हूं, CH3 CH2 CH2 OCH3, ये एक ईथर है। और इसको ऐसे लिखो तो CH3 CH2 OCH2 CH3, ठीक है। इसमें देखो इस तरफ 3 कार्बन है, इस तरफ 1 कार्बन है, जबकि इस वाले में 2 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर। तो टोटल इसमें भी कितने कार्बन है, ऊपर वाले में भी 4 कार्बन, और फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। नीचे भी 4 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर। ये कहलाता है मेटामेरिज्म। तो ये कुछ टाइप थे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के, जो अपन को इस चैप्टर में नहीं करने। इस चैप्टर में अपन को कौन सा करना है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर भी सेम होता है। बस क्या होता है, स्पेशियल अरेंजमेंट जो होता है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट जो होता है, वो अलग अलग होता है। कैसे होता है वो अभी अपन देखेंगे। अब स्टीरियो आइसोमेरिज्म 2 तरह की होती है, एक होती है कन्फर्मेशन और एक होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब इन दोनों में फर्क क्या है, तो देखो कन्फर्मेशन में जो आइसोमर बनते हैं वो एक दूसरे में आसानी से कन्वर्ट हो जाते हैं। रूम टेम्परेचर पे ही एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट होता रहता है। इसका कारण क्या है, उनके बीच में जो एनर्जी बैरियर है, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो 60 किलो जूल पर मोल से कम है, और वो रूम टेम्परेचर पे आसानी से मिलती है। तो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में आसानी से कन्वर्ट होती रहती है, ठीक है। और इनमें जो एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है वो रोटेशन से कन्वर्ट होती है। तो ऐसी आइसोमेरिज्म को क्या कहते हैं, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म। इसमें अपने पहले एल्केन से कुछ समझाना था कन्फर्मेशन, फिर एक साइक्लो एल्केन से भी समझाना था, लेकिन ये वाला कन्फर्मेशन वाला जो पार्ट था इस चैप्टर के एंड में था, वो पूरा ही कट हो गया। तो आज अब इस बार अपन वीडियो में ये कन्फर्मेशन आइसोमेरिज्म नहीं करने वाले। नेक्स्ट है कॉन्फ़िगरेशनल। कॉन्फ़िगरेशनल कौन से होंगे, इसमें जो आइसोमर होंगे एक अरेंजमेंट या एक आइसोमर दूसरे आइसोमर में आसानी से कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उनके बीच का जो एनर्जी बैरियर है, बोले तो फॉर्म को कन्वर्ट होने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो 100 किलो जूल से ज्यादा होगी, जो आसानी से मिलेगी नहीं। अगर एक फॉर्म को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होना है तो बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा या फिर किसी और मेथड से बनाना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, बॉन्ड रोटेट होकर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते थे, ठीक है। जबकि इसमें ऐसा नहीं है। इनको आसानी से सेपरेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती रहती है, तो उनका कोई अलग अलग एग्जिस्टेंस सही ढंग से होता नहीं है, तो सेपरेट नहीं कर पाते। इसमें दोनों फॉर्म अलग अलग होती है, एनर्जी बैरियर होता है बीच में, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती, तो उन्हें सेपरेट भी किया जा सकता है। इस चैप्टर में अपन को कौन सा करना है, कॉन्फ़िगरेशन। पहले तो दोनों थे, इस बार सिर्फ एक रह गया, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, अपने 2 तरह की आइसोमेरिज्म थी, कौन सी, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक कन्फर्मेशनल और एक कॉन्फ़िगरेशनल। अपन को इस चैप्टर में सिर्फ कॉन्फ़िगरेशनल करनी है, क्योंकि कन्फर्मेशनल क्या हो गई, कट हो गई। एक बार फिर रिवाइज कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म वो होती है जिसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो एक दूसरे में इजीली कन्वर्टेबल नहीं होते, उन दोनों के बीच में हाई एनर्जी बैरियर होता है, और हाई एनर्जी बैरियर होने की वजह से एक दूसरे में इजीली कन्वर्टेबल तो होते नहीं है, तो इन्हें आसानी से क्या किया जा सकता है, इन आइसोमर्स को सेपरेट किया जा सकता है। जबकि कन्फर्मेशन में जो आइसोमर्स होते हैं उन्हें आसानी से सेपरेट नहीं किया जा सकता। एक और चीज, यहां पर अगर इंटर कन्वर्जन होना है तो फिर बॉन्ड टूटेंगे या फिर किसी और मेथड से बनेंगे। जबकि कन्फर्मेशन में क्या होता है, एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में रोटेशन से बन जाती थी, बॉन्ड को तोड़ने की कोई नीड नहीं होती है, ठीक है। अब अपन को इस चैप्टर में 2 तरह के कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमेरिज्म करनी है, एक जियोमेट्रिक और एक ऑप्टिकल। तो आज के वीडियो में अपन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म करेंगे और अगले वीडियो में अपन क्या करेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट आगे लेते हैं जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। तो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या होती है, आइसोमर अपन को पता है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होने वाले हैं और उनके अरेंजमेंट अलग अलग होने वाले हैं। और जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म किस में आती है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। इसमें मतलब है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, बस उन बॉन्ड का अगर 3D डायग्राम बनाऊं या स्पेशल अरेंजमेंट बनाऊं तो अलग अलग होगा। यहां पर जो आइसोमर है वो कैसे बन रहे हैं
क्योंकि उनके बीच में रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म विच अराइज ड्यू टू रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन इज नॉन एज जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। अब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से अपना क्या मतलब है? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन से मतलब है एकदम सिंपल सा, जैसे मान लो ये मेरा एक हाथ जो है वो एक तरीके का पार्ट है मॉलिक्यूल का, और ये दूसरा, सपोज कर लो ये कार्बन एटम है और ये दूसरा कार्बन एटम है, और ये दोनों के बीच का बॉन्ड है। अगर एक बॉन्ड होगा तो ये क्या कर पाएगा? आसानी से रोटेट कर पाएगा, ठीक है। अगर इसके बीच में दो बॉन्ड बना दूं तो फिर ये रोटेट नहीं कर पाएंगे और इसका रोटेशन रुक जाएगा, इसको कहेंगे रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के साथ में अगर अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं तो उसको अपन क्या कहेंगे? जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसको एक तरीके से समझते हैं, जैसे ये कार्बन और कार्बन है, इन दोनों के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड। तो ये मतलब क्या शो करेगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। लेकिन एक और कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है? एक कार्बन की टोटल कितनी वैलेंसी होती है? 4। तो ये सी डबल बॉन्ड सी से जुड़ा हुआ है, तो इसकी जो रिमेनिंग दो वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, एक जैसा ग्रुप नहीं होना चाहिए। जैसे ये वाला मैंने दो समझाने के लिए आपको बनाया, तो इसमें सी डबल बॉन्ड सी है, इसका मतलब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। जब भी मल्टीपल बॉन्ड होंगे तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। तो इसमें पहली दोनों ही मॉलिक्यूल में पहली कंडीशन फुलफिल है। इसमें जो कार्बन है उस पे देखो एक जैसे ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक ही कार्बन पे, इस पे भी ए, इस पे भी ए। तो ये वाला क्या नहीं शो कर पाएगा? जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इसमें देखते हैं तो इस कार्बन पे एक जुड़ा हुआ है ए, एक जुड़ा हुआ बी, इस पे देखें तो एक ए और एक बी, ठीक है। ऐसे चल सकता है, पर एक कार्बन की जो रिमेनिंग दो वैलेंसी है वो सेम नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म क्या करेगा? शो करेगा। तो कौन कौन से कंपाउंड में ये हो सकता है? तो किस किस कंपाउंड में हो सकता है जिसमें सी डबल बॉन्ड सी हो, सी डबल बॉन्ड एन हो, एन डबल बॉन्ड एन हो, या साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, ये सब रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन शो करते हैं। अपनी बुक में सी डबल बॉन्ड सी, जो अभी अपन सबसे पहले डिस्कस करने वाले, सी डबल बॉन्ड एन जिनको अपन ऑक्सीम कहेंगे, उनमें भी अपन ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में डिस्कस करेंगे, और साइक्लिक कंपाउंड में भी डिस्कस करेंगे। बहुत सिंपल से एक बार में ही आपको लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले जो अभी अपन कर रहे हैं, ये अपन किस में कर रहे हैं? एल्कीन में कर रहे हैं, सी डबल बॉन्ड सी वाले में। तो इसमें जो दो आइसोमर बनेंगे उसे अपन कहेंगे सिस और ट्रांस। अब कब कहेंगे सिस और कब कहेंगे ट्रांस? जैसे मान लो ये मैंने एक कंपाउंड लिया जिसमें सी डबल बॉन्ड सी था, इसमें भी सी डबल बॉन्ड सी था, इस पे भी दो ग्रुप क्या लगे हुए हैं? CH3 और H। इधर भी दो ग्रुप क्या लगे हुए हैं? CH3 और H। अब इन दोनों पे CH3 इस तरीके से अरेंज हो रखे हैं कि वो दोनों एक तरफ है और H एक तरफ है, तब तो इसे क्या कहेंगे? सिस। और जो सिमिलर ग्रुप थे वो अपोजिट साइड में चले जाए तब इसको क्या कहेंगे? ट्रांस कहेंगे। तो देखो डेफिनेशन क्या हो गई? आइसोमर इन विच एटलीस्ट वन पेयर ऑफ सिमिलर ग्रुप अटैच्ड ऑन द सेम साइड। देखो इस वाले एग्जांपल में दोनों ही, मतलब ये भी सेम पेयर है, ये भी सेम पेयर है, तो अपन को ऐसा कंसेप्ट नहीं बनाना है कि दोनों तरफ सेम सेम होने चाहिए। कभी कभी ये होगा कि जैसे सपोज करो कि यहां CH3 नहीं लगा हुआ, Cl लगा हुआ है, स्टिल ये CC होगा, क्योंकि Cl और CH3 तो अलग है लेकिन HH तो सेम है। तो एटलीस्ट एक पेयर क्या होना चाहिए? सेम साइड में होना चाहिए। दोनों ही सेम साइड में आते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, एक तो होना ही चाहिए। तो अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड में तो सिस, सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड में तो कौन सा हो जाएगा? ट्रांस, ठीक है। तो ये अपने सिस ट्रांस बनाने होते हैं। ये अभी अपन किसके हिसाब से समझ रहे हैं? एल्कीन के हिसाब से, जिसमें सी डबल बॉन्ड सी होते हैं। कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं जिसमें बीच में सी डबल बॉन्ड सी है और उनमें भी अपन सिस ट्रांस एक्सप्लेन करते हैं। पहले आप ये नोट कर लीजिए। एक देखो क्वेश्चन आता है कि 1 ब्यूटीन डज नॉट शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म व्हाइल 2 ब्यूटीन शो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म व्हाई। तो देखो ब्यूटीन क्या होता है? C4H8। तो इसमें अपन कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन होंगे। 1 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कहाँ होगा? पहले और दूसरे कार्बन के बीच में। और 2 ब्यूटीन में डबल बॉन्ड कहाँ होगा? दूसरे और तीसरे कार्बन के बीच में, ठीक है। तो ये अपन ने दूसरे तीसरे के बीच में लगा दिया। अब यहाँ पर या तो यहाँ पर कहीं पे भी लगा दो, जैसे इस तरफ लगा दिया। अब इसके अपन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म बनाने की ट्राई करते हैं। तो अपन को कौन से बॉन्ड लेने हैं? सी डबल बॉन्ड सी वाले, ये ले लिया सी डबल बॉन्ड सी वाले। इसमें कार्बन पे कितने जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन। ये देखो H2 था तो 2 हाइड्रोजन लगा दिया। इस पे कार्बन पे एक तो हाइड्रोजन, ये अपन ने हाइड्रोजन, और एक ये CH3 CH2 जिसको मैंने C2H5 लिख दिया,
ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज में शो करने के लिए दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन, वो इसमें है, चलो बढ़िया बात है। और दूसरी थी कि दोनों ही कार्बन जो डबल बॉन्ड से जुड़े हुए थे या जो रेस्ट्रिक्टेड रोटेटेड एटम थे, उनकी जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से फिल होनी चाहिए। तो इसमें तो है ऊपर से 2H5 है, नीचे H, लेकिन इस तरफ नहीं है। और इस तरफ नहीं होने से ये वाला क्या नहीं करेगा, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज में शो नहीं करेगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, 2 ब्यूटीन में यहाँ C डबल बॉन्ड C, ये वाला। अब इसमें एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ये हाइड्रोजन, इस पे भी एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, और एक के क्या जुड़ा हुआ है, CH3। तो जो रिमेनिंग वैलेंसी है वो अलग अलग ग्रुप से है, इसलिए ये जियोमेट्रिक आइसोमेरिज में शो करेगी। अगर CH3 एक तरफ और HH एक तरफ तो सिस, और CH3 अपोजिट साइड और H भी अपोजिट साइड तो ट्रांस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, इसमें रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन था और डबल बॉन्डेड कार्बन हैज डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट, इसलिए ये क्या करेगा, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज में क्या करेगा, शो करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट लेते हैं, एक्सप्लेन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म इन फॉलोइंग कंपाउंड। इन सब में अपन को क्या करना है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म समझाना है। इसमें से किसी एक में आपको जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म समझाने को दे सकता है। एक चीज आप याद रखना कि वो आपको फॉर्मूला नहीं देगा, सिर्फ नाम देगा, तो फॉर्मूले भी आपको याद रखने होंगे। तो जो सबसे पहला है मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड, दोनों ही बेसिकली क्या होते हैं, दोनों में C डबल बॉन्ड C और एक एक दोनों तरफ क्या लगा रहता है, COH, और एक एक वैलेंसी किससे फिल रहती है, हाइड्रोजन से। ठीक है, ये अपने मैलिक का भी यही फॉर्मूला होता है, फ्यूमेरिक का भी यही। अब देखो, इसमें से अगर अपन सिस फॉर्म में अरेंज करें तो उसे मैलिक एसिड कहेंगे, और ट्रांस फॉर्म में अरेंज करें तो उसे फ्यूमेरिक एसिड कहेंगे। इसका क्या मतलब है, जैसे C डबल बॉन्ड C है और इस पे एक हाइड्रोजन और एक COH जोड़ना है, तो ये अपन ने ऐसे ऐड कर दिया। अब दूसरी तरफ सिस पैटर्न बना देते हैं, मतलब COH इसी तरफ और H इसी तरफ, तो सिमिलर कंपाउंड, सिमिलर जो सब्स्टिट्यूएंट है वो एक तरफ जुड़े हुए, तो ये सिस हो गया और यही क्या कहलाएगा, मैलिक। और अगर ट्रांसफॉर्म में जोड़ेंगे, मतलब ये जो HCOH था, दूसरी तरफ वाला देखो COH के सामने क्या आ गया, H, और ये इसके सामने चला गया, सिमिलर ग्रुप एक तरफ नहीं रहे, तो इसको अपन क्या कहेंगे, ट्रांसफॉर्म, और यही क्या कहलाती है, फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है, अगला लेते हैं सिनेमिक और एलोसिनेमिक एसिड। देखो इसमें क्या करेंगे, C डबल बॉन्ड C, फिर एक तरफ अपन C6H5 बोले तो बेंजीन रिंग, और एक तरफ क्या जोड़ देंगे, हाइड्रोजन, दूसरी तरफ COOH, और एक क्या चढ़ जाएगा, हाइड्रोजन। अब देखो ये वाले दोनों ग्रुप तो अलग अलग है, लेकिन कम से कम एक ग्रुप सेम साइड में होना चाहिए। तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के सामने आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, सिस फॉर्म, और सिस फॉर्म को क्या कहते हैं, एलोसिनेमिक एसिड। क्या कहते हैं, एलोसिनेमिक एसिड। और अगर इसकी अपन ट्रांसफॉर्म बना दे तो इसको अपन क्या कहेंगे, सिनेमिक एसिड। एकदम सिंपल। नेक्स्ट है आइसोक्रोटोनिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड। इसे अपन को ऐसे याद रखना है, ये एक तरह का ब्यूटीनोइक एसिड है। ब्यूटीनोइक का क्या मतलब है, ब्यूट मतलब कितने कार्बन होंगे, 4 कार्बन, ब्यूटीनोइक मतलब एक क्या आएगा, डबल बॉन्ड आएगा। ठीक है, एक इसमें क्या हो जाएगा, COH, और एक तरफ फिर क्या जुड़ जाएगा, CH3। एक एक वैलेंसी किससे फिल हो जाएगी, हाइड्रोजन से। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन पे एक तो जुड़ा हुआ है CH3 और एक जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, इस पे एक जुड़ा हुआ है COH, एक जुड़ा हुआ है H। अगर HH सेम साइड में रखें तो कौन सी फॉर्म बनेगी, सिस, और उसे क्या कहेंगे, आइसोक्रोटोनिक एसिड। और अगर HH अपोजिट साइड में चले जाएं तो इसको ट्रांसफॉर्म कहेंगे, और ये कौन सा हो जाएगा, क्रोटोनिक एसिड। ठीक है, एकदम सिंपल। नेक्स्ट है 1,2-डाइक्लोरोइथीन। अब 1,2-डाइक्लोरोइथीन है तो एथ है तो 2 कार्बन, इथीन है तो डबल बॉन्ड, और 1,2 मतलब पहले पे भी Cl और दूसरे पे भी Cl, और एक एक वैलेंसी किससे फिल कर देंगे, हाइड्रोजन से। अब अगर हाइड्रोजन के सामने हाइड्रोजन और क्लोरीन के सामने क्लोरीन बोले तो सिस फॉर्म, और अपोजिट साइड में होगी तो क्या हो जाएगी, ट्रांसफॉर्म। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इनमें से कोई भी एक दे सकता है, आपको सिस ट्रांस समझाने होंगे। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट है जियोमेट्रिक आइसोमेरिज में अपन को एक्सप्लेन करना है किसके अंदर, ऑक्सीम के अंदर। वैसे अभी अपन ने एल्डिहाइड कीटोन वाला चैप्टर किया था, उसमें ऑक्सीम बने थे। ऑक्सीम कब बनते हैं, जब अपन एल्डिहाइड या कीटोन किसी की भी रिएक्शन NH2OH से करवाते हैं तो क्या होता है कि यहां से H2 और यहां से O, H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और इस तरीके का कुछ कंपाउंड बनेगा, C डबल बॉन्ड NOH। इसको क्या कहते हैं, ऑक्सीम। अब ये वाली वैलेंसी अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन से है या इनमें से कम एक हाइड्रोजन है, तब तो ये एल्डिहाइड का ऑक्सीम हो गया।
और दोनों ही कार्बन कार्बन या एल्काइल एल्काइल ग्रुप है तो ये कीटोन का ऑक्सिम हो गया। जो भी हो, एल्डिहाइड का हो या कीटोन का, वो मायने नहीं रखता। सी डबल बॉन्ड एन ये होना चाहिए और ये क्या जुड़ा हुआ रहना चाहिए, OH। ये तरह का जो कंपाउंड होता है वो ऑक्सिम कहलाता है और ये ऑक्सिम क्या करेगा, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में शो कर सकता है। तो इसमें अपन समझाते हैं। पहली चीज जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि इसमें सिस और ट्रांस वर्ड यूज नहीं करते, सिन और एंटी यूज करते हैं। अब कैसे डिसाइड करेंगे सिन और एंटी? जैसे मैंने पहला लिया एसिटेल्डिहाइड वाले का, एसिटेल्डिहाइड जो एल्डिहाइड होता है उसका ऑक्सिम, जिसे क्या कहते हैं, एसिटेल्डोक्सिम। ठीक है, ये किससे बनाया गया ऑक्सिम? एसिटेल्डिहाइड से। तो देखो यहां पर ऑक्सिम ये होता है, एसिटेल्डिहाइड होता है तो यहां क्या होता है, CH3, यहां H, तो यहां पे भी क्या होगा, CH3 और यहां पे भी क्या होगा, H। ठीक है, तो कार्बन पे तो दो ग्रुप कौन से लगे हुए हैं, CH3 और H, तो CH3 और H लगाना। नाइट्रोजन पे तो ये है ही OH। तो सिन कब होगा, ट्रांस कब होगा? तो आपको क्या करना है, कार्बन पे जो दो ग्रुप है उनमें से डिसाइड करना है कौन सा छोटा ग्रुप है। तो CH3 और H में से कौन सा छोटा ग्रुप है, H है। तो जो छोटा ग्रुप है अगर वो OH के सामने हो तब तो कहलाएगा सिन, और छोटा ग्रुप OH के सामने नहीं हो तब वो क्या कहलाएगा, एंटी। सिन और एंटी कैसे डिसाइड करेंगे, ऐसे। जैसे बेंजेल्डिहाइड का जो ऑक्सिम होता है जिसे बेंजेल्डोक्सिम कहते हैं, उसमें कैसे डिसाइड करेंगे, सेम ऐसे। कैसे? देखो इस C पे दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक H और एक C6H5, इन दोनों पे भी स्टार लगा लेते हैं। तो देखो C पे जो C6H5 लगा हुआ है ये छोटा H छोटा ग्रुप है, तो अगर छोटा वाला ग्रुप जो है वो OH के सामने है तो सिन, और नहीं है तो क्या कहलाएगा, एंटी। ठीक है, एकदम आराम से। सपोज करो कि इधर C6H5 जुड़ा होता और इधर CH3 जुड़ा होता, तो उन दोनों में से छोटा ग्रुप कौन सा होता है, CH3। तो अगर CH3 OH के सामने होता तो सिन, नहीं तो क्या कहलाएगा, एंटी। इस तरीके से ऑक्सिम में सिन और एंटी ऐसे डिसाइड करते हैं। तो अपन ने एल्कीन में जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म देखी जो सिस ट्रांस के फॉर्म में होती है। ऑक्सिम में अपन ने क्या देखी है, जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म जो सिन और एंटी के फॉर्म में होते हैं। अब अपन नेक्स्ट करने वाले किसमें, एलिसाइक्लिक कंपाउंड। बोले तो साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं उसमें अपन जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म समझाने वाले हैं। तो ये अपना साइक्लिक कंपाउंड है, ठीक है, और इस साइक्लिक कंपाउंड पे अपन को क्या करना है वो अपन को समझाना है। तो ये साइक्लिक कंपाउंड मैं अच्छे से समझाता हूं, देखो वैसे बना रखा है उधर। ये कौन सा है, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन कौन सा होता है, CH2 CH2 CH2, अगर ये होता तो साइक्लोप्रोपेन कहलाता। इसके कोई एडजस्टेंट दो कार्बन पे, एक पे हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, इस पे भी हाइड्रोजन रिप्लेस करके CH3 लगा दिया, तो ये क्या कहलाया, डाई मिथाइल। बोले तो दो मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन कहलाया। अब ये जो बीच वाली रिंग है इसको मैंने ट्राइंगल से शो कर दी। ये दो कार्बन जो है, इन दोनों कार्बन के बीच में पहले देखता हूं कि बॉन्ड रोटेट करेगा या नहीं। अगर रोटेट करेगा तब तो ये नहीं शो कर पाएंगे, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होना चाहिए। तो देखो ये एक तरफ इधर से अटैच है और एक तरफ से इधर से अटैच है और वो भी आगे किसी से अटैच है, तो ये फ्री रोटेट नहीं कर पाएगा। यहां पे भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होते हुए भी क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। उसका कारण होगा साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो अपना एक कंडीशन तो पूरी। अब इस कार्बन पे और इस कार्बन को अगर मैं गौर करूं, इन दोनों के बीच में क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि इस कार्बन की रिमेनिंग दो वैलेंसी कौन सी है, HH से, तो कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि रिमेनिंग दो वैलेंसी अलग होनी चाहिए। इन दोनों कार्बन को कंपेयर करूं तो इस कार्बन पे एक जुड़ा हुआ H, एक जुड़ा हुआ CH3, मतलब दो रिमेनिंग वैलेंसी अलग अलग है। इस कार्बन की देखो तो एक तरफ H और एक तरफ CH3, इसमें भी अलग अलग है, तो यहां शो करूंगा। अगर मैं दोनों के H ऊपर बनाता हूं और CH3 नीचे लिखता हूं तो सिस, अपोजिट में लिख देता हूं तो ट्रांस। ऐसे कैसे, एक और लेना है, 1,3 डाई क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन है तो CH2 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 CH2, ये क्या हो जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। एक हाइड्रोजन हटा के उस पर क्लोरीन लगा देंगे, इधर भी एक हाइड्रोजन लगा देके क्लोरीन लगा देंगे। ऐसे क्यों लगाया, क्योंकि ये कह रहा है 1,3, मतलब अगर पहला इसको मानो तो थर्ड पे लगाना, ठीक है। तो अब इसको अपन ने बॉन्ड को ऐसे बना दिया, ठीक है। अब अगर मैं Cl Cl एक तरफ लिखता हूं और H H एक तरफ लिखता हूं तो सिस, अपोजिट में लिखता हूं तो ट्रांस। इसी तरीके से 1,2 डाई मिथाइल साइक्लोपेंटेन में भी अपन सिस ट्रांस समझा सकते हैं। इसी तरीके से अपन ने तीनों कंपाउंड में सिस ट्रांस समझाए, किसमें, एल्कीन में भी समझाए, ऑक्सिम में भी समझाए, और किसमें समझाए, साइक्लो एल्केन में भी समझाए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपको यह पूछेगा कि जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करने के लिए दो कंडीशन कौन सी, तो एक तो थी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन,
जो किस किस में होती है, सी डबल बॉन्ड सी वाले में, सी डबल बॉन्ड एन वाले में, और साइक्लिक कंपाउंड है। एक जो रिमेनिंग वैलेंसी होती है वो अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई होनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि एल्कीन में जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में एक एग्जांपल से समझाओ, तो कोई भी एल्कीन लेके 2 ब्यूटीन से समझा सकते हैं। एक आ सकता है ऑक्सीम में जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म में समझाओ, तो एक कोई भी एग्जांपल लेके सिम और एंटी समझा देने। एक अपने क्वेश्चन आ सकता है कि साइक्लिक कंपाउंड जो होता है, बेसिकली एलिसाइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, उनमें जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म समझाओ, तो एक एग्जांपल लेके समझा देना है। या फिर कुछ पर्टिकुलर कंपाउंड के नाम जैसे मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, आइसोक्रोटोनिक एसिड, क्रोटोनिक एसिड, इनका पूछ सकते हैं। वो सब भी मैं करवा चुका हूं, उनमें आपको फॉर्मूले लर्न करने पड़ेंगे, तो आप उन पे अच्छे से मेहनत करें। तो ये आप सब नोट कर लीजिए। फिर अपन अगला टॉपिक करते हैं, जो आज का लास्ट टॉपिक होगा, जो है कि जियोमेट्रिक आइसोमर जो बनते हैं सिस और ट्रांस, उनकी प्रॉपर्टी में क्या क्या अलग अलग होता है। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। लेते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म। बेसिकली अपन ने जब ये देखा था कि आइसोमर बनेंगे तो उनकी प्रॉपर्टी अलग होगी, तो यहां देखते हैं जियोमेट्रिक आइसोमर जो दो होते हैं सिस और ट्रांस, उनकी क्या प्रॉपर्टी अलग होती है और कैसे। तो सबसे पहले लेते हैं डाइपोल मूवमेंट। तो देखो डाइपोल मूवमेंट, जब भी केमिस्ट्री में अपन किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मूवमेंट समझाना चाहते हैं तो हर एक बॉन्ड पे पॉलरिटी शो करनी है। और वो पॉलरिटी शो करने का क्या तरीका होता है, जैसे मान लो ए है और ये एक बॉन्ड है बी, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड है, और मुझे पता चल जाए और ए और बी में से बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो मैं ए से बी की तरफ ऐसा साइन बनाऊंगा, कम से ज्यादा की तरफ। ठीक है, और फिर देखूंगा कि ओवरऑल डाइपोल मूवमेंट किस तरफ आता है। तो देखो ये अपन ने बनाया सिस और ये बनाया ट्रांसफॉर्म। सिस क्यों है, क्योंकि देखो इसमें दोनों सीएल एक तरफ है, एच एच एक तरफ है, और इसमें अपोजिट साइड में। अब मैं कंपेयर करता हूं, देखो सी एच बॉन्ड की कंपेयर करने का कोई सेंस नहीं बनता, इधर करता हूं। देखो ये सी था, ये सीएल था, सी और सीएल में से किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, सीएल की। तो इसलिए यहां से देखो ये वाला ऐसा साइन मैंने सी से किसकी तरफ लगाया, सीएल की तरफ। इधर भी सी से किसकी तरफ लगाया, सीएल की तरफ। अब ये दोनों ऐसे जा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, इन दोनों के बीच में, मतलब ऊपर की तरफ। यहां पर देखता हूं ये ट्रांस है, तो देखो सी और सीएल में से इस तरफ लगाया, और सी और सीएल में से इसमें भी सीएल की तरफ लगाया। इसमें एक ऊपर है और एक का है नीचे की तरफ है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ गए, तो एक दूसरे को माइनस करेंगे। तो नेट किसका ज्यादा आएगा, इसका ज्यादा आएगा, क्योंकि इनमें दोनों एटलीस्ट एक ही डायरेक्शन में, इसमें तो ये कहां है, अपोजिट डायरेक्शन में। तो इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा आएगा, इसका डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, कम। डाइपोल मोमेंट को यहां आपकी बुक में म्यू से डिनोट कर रखा है, तो इसमें म्यू ज्यादा होगा, इसका म्यू कम होगा। लेकिन ये तब हो पाया जब यहां पर दोनों ही ग्रुप क्या जुड़े हुए हैं, एक जैसे, और उन दोनों ही ग्रुप का एक जैसे है, और उनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब बॉन्ड किस तरफ वो लगाएंगे, वो एक जैसा है। अगर वो अलग अलग हो तब क्या होगा, जैसे इसमें देखते हैं। देखो ये सिस है और ये ट्रांस है, क्योंकि इसमें एच एच एक तरफ है, इसमें एच एच अपोजिट साइड में, क्योंकि दूसरे वाले ग्रुप तो अलग थे। अब ये जो दूसरे ग्रुप जुड़े हुए हैं, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है वो अलग है। जैसे सी और सी, ये दोनों कार्बन है वैसे, लेकिन ये कौन सा कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला। तो इन दोनों में से देखे तो ये वाला साइन किसकी तरफ लगेगा, CH3 से C की तरफ। और C और Cl में देखे तो C से ये किसकी तरफ लगेगा, Cl की तरफ। अब ये दोनों ग्रुप तो अलग अलग तरीके से, इसका नीचे आ रहा है और इसका कहां ऊपर आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। इधर देखते हैं ट्रांस वाले केस में C और Cl के बीच में लगाए, तो ये किसकी तरफ लगाना है, Cl की तरफ, क्योंकि Cl क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। और CH3 और C में से चूज करना हो तो ये किसकी तरफ चूज करेंगे, C की तरफ। क्यों, क्योंकि C कौन सा है, डबल बॉन्ड वाला। तो ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, एक ही डायरेक्शन में। तो इस केस में किसका ज्यादा आएगा, ट्रांस का ज्यादा आएगा, और किसका कम आएगा, सिस का। कहने का मतलब है कि अगर जो दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, अगर उनका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट एक ही तरफ हो, मतलब एक ही साइड में हो, तब तो सिस वाले का ज्यादा आता है, ट्रांस वाले का कम। और अगर ऐसे अपोजिट हो कि एक का नीचे एक का ऊपर है, तो सिस वाले का कम आएगा, ट्रांस वाले का क्या आएगा, ज्यादा आएगा। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्ड दोनों ही बना सकते हैं, सिस फॉर्म भी बना सकती है, ट्रांस फॉर्म भी बना सकते हैं। क्योंकि सिस फॉर्म में दोनों ग्रुप एक ही तरफ होते हैं, तो वो एक तरफ वाले ग्रुप भी क्या करते हैं, अपने बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर ही हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, इसको कहते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड।
और जबकि ट्रांस वाले में ग्रुप क्या होते हैं, अलग अलग तरफ जुड़े होते हैं। तो अगर उसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना है तो एक और मॉलिक्यूल की नीड होगी, तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेगा। ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या कहेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें सिस में कौन सा होता है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रांस में कौन सा होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन और भी प्रॉपर्टी जो है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, अभी अपन ने देखा कि जो सिस जो होता है वो कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है, इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड। इंट्रा बोले तो एक ही मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। और जो ट्रांस जो होते हैं वो कौन सा बनाता है, इंटर। इंटर का क्या मतलब होता है कि दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, एक एग्जांपल से अपन समझते हैं, 1,4 ब्यूटेन डाइओइक एसिड। अब इसका पहले अपन स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो ब्यूटेन है तो इसका मतलब कितने कार्बन होंगे, टोटल 4। और 1 और 4 वाले कौन से हैं, COH। तो ये 1 पे भी COH और 4 पे भी COH। बीच में अपन को क्या लगा देना है, डबल बॉन्ड। एक एक वैलेंसी किससे कर देंगे, हाइड्रोजन से। तो इसका कैसे स्टार्ट करेंगे अपन, C डबल बॉन्ड C, ये C डबल बॉन्ड C। एक क्या जोड़ना है, COH और एक जोड़ना है H। तो एक तरफ COH एक तरफ H। अब इसके सामने COH और H मतलब सेम साइड लगा देंगे तो कौन सी हो जाएगी, सिस। अपोजिट साइड में करेंगे तो ट्रांस। अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड किस किस के बीच में बनेगा, तो किस इन दोनों में से किसी एक के OH का हाइड्रोजन और दूसरे का जो C डबल बॉन्ड O का ऑक्सीजन है उनके बीच में बनेगा। क्योंकि इसमें दोनों ग्रुप एक ही साइड में, तो इस वजह से इन दोनों ग्रुप के बीच में ही क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो जैसे देखो इसका ये C डबल बॉन्ड O और ये अपना हो गया OH। इसका OH तो अपन इधर लिख देते हैं, ये C डबल बॉन्ड O। तो ये वाला जो हाइड्रोजन है वो एक तरफ से ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से अट्रैक्शन फील करेगा, जिसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बन गया इसलिए इसे क्या कहेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब देखो एक ही मॉलिक्यूल के बीच में बन जाएगा, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन कम शो करेगा, वीक अट्रैक्शन होगा। इस वजह से इनको दूर दूर करना आसान होगा, बोले तो मेल्ट करना आसान होगा। तो सिस फॉर्म में क्या होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट आएंगे। अब ट्रांस फॉर्म की बात करें तो ट्रांस में देखो एक COH इस तरफ और एक COH इस तरफ है। इसका मतलब ये वाले COH जो है हाइड्रोजन बॉन्ड इसके साथ नहीं बना पाएगा, इसके आगे कोई ऐसा कैसा एक चाहिए। इसको आप ऐसे समझो, देखो जैसे मान लो ये अपनी बीच वाला स्ट्रक्चर है और एक वाला हाइड्रोजन बॉन्ड इस तरफ बनाना चाहता है और एक इस तरफ। फिर ये मैंने दूसरा मॉलिक्यूल ले लिया, उसमें भी ऐसे ही होगा। तो ये वाला इसके साथ बना लेगा और ये वाला इसके साथ। बोले तो ये दो, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे लेकिन किसके साथ में, दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेंगे। और दो मॉलिक्यूल के बीच में बनेंगे इसका मतलब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड से होगा। और इससे स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन होंगे तो इनको फिर दूर करना मुश्किल होगा। इसका मतलब है इनमें मेल्टिंग पॉइंट कैसे होंगे, हाई। ठीक है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इस वाले में एक ही मॉलिक्यूल में बन रहे हैं क्योंकि दोनों ग्रुप एक ही तरफ थे, इसमें अपोजिट तरफ थे तो एक मॉलिक्यूल में नहीं बनेंगे, दो मॉलिक्यूल में बनेंगे। अगर इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड एक ही मॉलिक्यूल में बन गया तो ये दूसरे मॉलिक्यूल को वीकली अट्रैक्ट करेगा, तो इससे मेल्ट करना आसान होगा, तो लो मेल्टिंग पॉइंट आएंगे। इसमें एक जो ग्रुप है वो दूसरे ग्रुप को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि दो ग्रुप के बीच में क्या बन रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इनको मेल्ट करना मुश्किल होगा क्योंकि इन्हें दूर करने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसलिए इनके क्या होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट होंगे। कोई तकलीफ नहीं। इस तरीके से अपन ने सिस और ट्रांस में इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड भी समझा दिए और मेल्टिंग पॉइंट भी समझा दी। तो इधर से दो चीज़ें क्लियर होती है कि सिस वाला हमेशा इंट्रामॉलिक्यूलर बनाता है, ट्रांस वाला क्या बनाता है, इंटरमॉलिक्यूल। जनरली सिस वाले के मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं और ट्रांस वाले के ज्यादा। वैसे अपन अलग से भी डिस्कस करने वाले हैं मेल्टिंग पॉइंट को लेकर, ठीक है। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। देखो मेल्टिंग पॉइंट इस चीज पे डिपेंड करता है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के कितना पास में, जितना ज्यादा पास में होगा फिर उन्हें दूर करना उतना ही मुश्किल होगा, ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट आएगा। तो ट्रांस वाले में जो होता है ओरिएंटेशन ऐसा है कि जो मॉलिक्यूल है वो कैसे आते हैं, पास पास में। एक कारण ये भी समझ सकते हैं कि ट्रांस वाला जो है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में क्या बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। इन दोनों ही फॉर्म की वजह से दो मॉलिक्यूल के बीच में इंटरेक्शन ज्यादा लगेगा, इंटरेक्शन ज्यादा लगेगा तो उन्हें दूर करना मुश्किल होगा, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, ज्यादा आएंगे। तो ट्रांस वाले के ज्यादा होंगे।
और सिस वाले में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, पैकिंग जो होती है वो लूज होती है, और जो वीक वंडरवॉल अट्रैक्शन होगा, पास पास में नहीं होंगे, इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट क्या आएंगे, कम। अब इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकते हैं, ऐसे पूछ लिया जैसे मैलिक और फ्यूमेरिक एसिड में से किसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्यों? तो आपको देखना है कि मैलिक फ्यूमेरिक में से सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है। तो मैलिक जो होता है वो सिस होता है तो उसका कम आएगा, फ्यूमेरिक ट्रांस होता है उसका ज्यादा आएगा। कोई तकलीफ नहीं, आगे बढ़ते। देखो एक चीज अपने, इफ देर आर सब्स्टिट्यूट हैविंग अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अपन पहले भी देख चुके हैं, जब भी होते हैं तो चीजें उलट जाती है। डाइपोल वाले में भी उल्टा हो गया था, जैसे कि ये था सी डबल बॉन्ड सी है, इसमें CH3 का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कैसा है कि CH3 से C की तरफ डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी, और इसमें देखे तो C से CH3 की तरफ। अगर ऐसा है, अपोजिट वाला है, देखो सेम वाला कौन सा होता है, जैसे ये, इसमें ये भी C से CH3 की तरफ लगेगा, ये भी C से CH3 की तरफ लगेगा। तो ये जो मैलिक है ये कौन सा है, सिस फॉर्म में, और इसमें सेम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ। ऐसे केस में तो सिस वाले का कम आएगा, ट्रांस वाले का ज्यादा आएगा। लेकिन अगर ऐसा हो कि जिसमें ऐसे अपोजिट वाले जुड़े हुए, जैसे कि ये सिस है लेकिन इसके इफेक्ट कैसे है, ये CH3 से C की तरफ लग रहा है, ये C से COH की तरफ लग रहा है, ऐसे केस में सिस वाले का क्या आएगा, ज्यादा, और ट्रांस वाले का क्या आएगा, कम। जैसे ऐसे पूछ ले कि आइसोक्रोटोनिक एसिड और क्रोटोनिक एसिड में से किसका ज्यादा होता है, तो अपन को पता है आइसोक्रोटोनिक एसिड सिस होता है, क्रोटोनिक एसिड क्या होता है, ट्रांस। तो रूल के हिसाब से तो सिस का कम होना चाहिए, ट्रांस का क्या होना चाहिए, ज्यादा। लेकिन क्योंकि ये अपोजिट, ये वाले वही समझा रखे, ये किसका एग्जाम्पल है, आइसोक्रोटोनिक एसिड का, और ये है क्रोटोनिक एसिड का। क्योंकि इसमें अपोजिट ग्रुप जुड़े हुए तो उल्टा होगा, सिस वाले का ज्यादा होगा, ट्रांस वाले का कम। जब भी अपोजिट इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट के जुड़े हो तो जो इफेक्ट अपन स्टडी कर रहे हैं उनको उलट देना। नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी भी अलग अलग होती है। अब अपन को कुछ ज्यादा डिस्कस नहीं करना, सिर्फ एक रिएक्शन दे रखी है उसको डिस्कस करना है कि मैलिक एसिड को अपन गर्म करते हैं तो उसका डिहाइड्रेशन होता है, उससे मैलिक एनहाइड्रेट बनता है। और फ्यूमेरिक एसिड का जब अपन गर्म करते हैं तो वो भी डिहाइड्रेशन देके मैलिक एनहाइड्रेट बनाते हैं। लेकिन एक जैसे कंपाउंड होने के बावजूद, कंपाउंड सेम, उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, उनका स्ट्रक्चर सेम, लेकिन ये जो ओरिएंटेशन है ये अलग होने की वजह से मैलिक एसिड को तो 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करने पर ही वो कन्वर्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें दोनों तरफ ग्रुप एक तरफ है, एक से OH चला गया और एक से H चला गया और आराम से एनहाइड्रेट बन गया। लेकिन फ्यूमेरिक एसिड में तो ये अलग अलग तरफ है, अलग अलग तरफ है, तो ज्यादा टेम्परेचर गर्म करने पर क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। तो ये इस तरीके से अपन ने ये भी स्टडी की कि जो जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म के जो आइसोमर होते हैं सिस और ट्रांस, उनकी प्रॉपर्टी भी क्या होती है, अलग अलग। इस तरीके से अपन ने जियोमेट्रिक आइसोमेरिज्म पूरी कर ली। अब इस चैप्टर में एक और टॉपिक है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है जिसे अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसको आप आज के वीडियो को अच्छे से नोट कर लें, बहुत ही सिंपल सा है। जो जो मैंने क्वेश्चन बताया उन क्वेश्चन पे विशेष फोकस रखें, फॉर्मूले अच्छे से करें। कभी कभी ये भी पूछते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी किसकी ज्यादा है, किसकी कम, डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा है, किसका कम। जो एग्जांपल मैंने अभी करवाए उसके अलावा कोई नहीं पूछेंगे, तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।